नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीकली चार्ट शो में सर्वेंद्र जी के साथ। और लास्ट वीक हमने देखा कि मार्केट में जबरदस्त गिरावट आई, कई सारे अहम लेवल टूट गए और एक नई ट्रेजेक्ट्री में डाउनवर्ड्स मार्केट है। यहाँ से आगे मार्केट कहाँ जा सकता है, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन एक और आप लोगों का फीडबैक मिला, उस पर भी हम बातचीत करेंगे कि कई लोगों ने कहा कि आप लोग अपने पुराने वीडियो दिखाते हैं और अपनी जो है चेस्ट थंपिंग करते हैं। हम अपनी चेस्ट थंपिंग नहीं करते हैं, हम सिर्फ ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम एक निमित्त मात्र हैं, जो हो रहा है और जो आपको करना है उसके बीच की हम एक कड़ी है। आपको सिर्फ इंडिकेशन देते हैं। तो इसलिए कई बार बीच-बीच में आपको दिखाते हैं कि देखिए, हमने आपको बहुत पहले ये बात इंडिकेशन दी थी कि ऐसा हो सकता है, चाहे वो बैंक इंडेक्स के बारे में हो, चाहे वो ऑटो इंडेक्स के बारे में हो, चाहे वो आईटी के बारे में हो, लगातार ये बात हम लोग बोलते रहते हैं। तो हम अपनी चेस्ट थंपिंग खुद नहीं करेंगे, आप खुद जाके उन वीडियोस को देखिएगा जो हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि सरवेन जी बहुत स्ट्रांग व्यू रखते हैं और वो किसी खबर से इन्फ्लुएंस होकर अपना व्यू बदलते नहीं है जब तक कि डेटा नहीं बदलता है। तो इसी बुनियाद पर ये शो खड़ा है। तो आपसे एक पहली रिक्वेस्ट है कि चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए आप, अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। अब चलते हैं सरवेन जी के पास सीधे। सरवेन जी, बहुत बहुत स्वागत है। और पिछले हफ्ते तो भैया बहुत खतरनाक मार्केट था, सारे लेवल जी। लेवल सब तोड़ ताड़ के बराबर कर दिया। और शुक्रवार को तो ब्रूटल सेलिंग थी और एफआईआई तो मतलब क्या बेच रहे हैं एक एक दिन में। मतलब फ्राइडे को उन्होंने लगभग 11,000 करोड़ की सेलिंग की कैश में। तो पहले तो क्या मूड क्या बन रहा है अब? देखिए नमस्कार बहुत-बहुत और दर्शकों को भी बहुत-बहुत नमस्कार नीरज जी। देखिए थॉट मेरा यहीं पे था, जो हफ्ते में लोग जब बात कर रहे थे ये, तो थॉट हमेशा यही रहता है कि देखिए हम क्योंकि यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। कॉन्टेक्स्ट ये रहता है कि लोग जो देख रहे हैं उनको लगता है कि 0 से 1 महीने का खेल है। बट जब आप कॉन्टेक्स्ट में पूरा सेटअप देखेंगे आपको पुराना दिखाने का थॉट यही है कि जब कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे और रेगुलरली देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे एक पर्टिकुलर बड़े जिगसॉ पज़ल में एक छोटी जिगसॉ पज़ल बैठाने की कोशिश करते हैं और कॉन्टेक्स्ट लोगों का अलग-अलग होता है। तो ज़्यादातर लोग अब वो डेली, वीकली और मंथली एक्सपायरी के बाहर कोई सोचता नहीं है। हमारी तो सोच वहाँ पे स्टार्ट भी नहीं होती है। हमारा शॉर्ट टर्म है 0 टू 3 मंथ्स, मीडियम टर्म हम तकरीबन समझ लिए 3 से 12 महीने को मीडियम टर्म समझते हैं और 12 महीने प्लस को ही हम लॉन्ग टर्म समझते हैं। तो हम जब 2 साल, 1.5 साल के दायरों में देख रहे होते हैं, एक बड़ी पिक्चर, उसके बाद हम एक छोटी पिक्चर बिठाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जनरल थॉट तो यही है कि हमने एक बड़ी पिक्चर बिठाई हुई थी लार्जर एक 100 का रेंज अगर आप पकड़ के चलें, तो उसका 0 टू 100 की एक रेंज थी, उसका 50% मार्क। तो दोनों बड़े इंडाइसेस ने वो 50% मार्क तोड़ दिया है। तो जनरल थॉट यही है कि बाजार अब जो है बेयर्स की ग्रिप में आ गया है क्योंकि वो न्यूट्रल टेरिटरी से भी नीचे चला गया। अभी तक तो आप एक लड़ाई कर रहे थे 0 से 100 में, 0 पे बुल लगे हुए थे, 100 पे आपके बेयर्स लगे हुए थे और कशमकश चल रही थी। बेयर्स ने वो 50 की लाइन आपकी दो न्यूट्रल लाइन तोड़ दी है। तो अब क्या है, बुल्स को लॉस होने लगा है। जब आप 0 से 100 के एवरेज में जब आप 50 तोड़ते हैं, तो उसके नीचे अब बुल्स को अब लॉस होने लगा है। लास्ट 2 ढाई साल से जिसने भी माल लिया है, वो सारे के सारे लोग विदाउट एक्सेप्शन मुझे लगता है इस समय, जिसने लास्ट 2 साल में माल लिया है, वो विदाउट एक्सेप्शन सब लोग, चाहे ₹1, चाहे ₹10, चाहे ₹50, सबकी बैलेंस शीट 99% लोगों की बैलेंस शीट अब रेड में होगी। अगेन आई एम सेइंग ओनली यू हैव टू लुक एट द लास्ट 2 एंड हाफ 3 इयर्स। 3 साल में, ढाई 3 साल में जिसने भी माल लिया है, वो इस हफ्ते में पूरी की ईच एंड एवरीबॉडीज बैलेंस शीट इज इन रेड जिसने लिया है। और जिसने बेचा है, हर उस एक आदमी की बैलेंस शीट ग्रीन में। 50 के नीचे सारे के सारे बेयर्स की बैलेंस शीट ग्रीन में। जिसने 50 पे भी शॉर्ट किया है वो 49 उसका पैसा बन रहा है, और जिसने 50 तक लिया है एवरेज से जिसने लिया है, उसका पैसा अब लॉस हो रहा है। तो बुल्स आर एट अ लॉस नाउ, ऑल ऑफ देम, एंड बेयर्स ऑल ऑफ देम आर इन प्रॉफिट। तो पलड़ा पूरा पलट चुका है अब। अभी तक जो 26,000 पे खाली ये लड़ाई चल रही थी कि बेयर्स उसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, उस लाइन को। बेयर्स ने उस कंट्रोल का लाइन का कंट्रोल हासिल करने के बाद बुल्स को एकदम धकेल दिया है पीछे, और अब यहां से तकलीफें थोड़ी और गहराएंगी, तो आप जीरो लाइन की तरफ जाएंगे। तो जब हम अगला चार्ट देखेंगे तो उसको हम नंबर्स में भी डिस्कस कर लेंगे। बट थॉट ये है कि अब आप जो है, अब तकलीफें गहराएंगी क्योंकि बाजार का संतुलन अब बिगड़ गया है। अब न्यूट्रल के नीचे हो गया है और बुल्स आर बैकफुट। और मैं एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग फिर से बोलता हूं, अ टायर्ड बुल इज अ 2x बेयर। क्यों? क्योंकि पहले तो उसको अपना माल बेचना है, एक्स वाई जेड जो भी है, प्रॉफिट बुक कर रहा है, भाव टू भाव निकल रहा है, लॉस बुक कर रहा है। फिर उसको कहीं लगेगा यार अब तो बाजार खराब हो गया है, तो अगर उसका बेचने का मन किया तो वो बेचेगा भी, इसीलिए 2x। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि इस हफ्ते से अब बुल्स भी जी। बेयर बन जाएंगे, बन गए हैं, अगर नहीं बने हैं तो फिर बन जाएंगे।
ऐसा आपने भी एक बात कही कि टायर्ड बुल इज 2x बेयर, उसका एक नतीजा, एक नजारा ये समझिए उदाहरण से कि लास्ट जी 15 डेज में सबसे ज्यादा पिटाई वाले सेक्टर थे बैंक्स के रिलेटेड शेयर्स और ऑटो, क्योंकि वही बुल थे, जी वही पैसा था और पीएसयू बैंक में पैसा बना था लोगों को लास्ट 6-8 मंथ में, और वही सबसे ज्यादा बुल्स ने, मतलब बुल्स थके तो वहां पे दुगनी बिकवाली की। आप जाके खुद देख लीजिएगा, चाहे पीएसयू बैंक इंडेक्स देखिए, चाहे बैंक निफ्टी देखिए, चाहे फाइनेंशियल सर्विसेज देखिए, चाहे ऑटो देखिए, इवन प्राइवेट बैंक का कोई भी सेक्टर आप देख लीजिए, लास्ट 15 डेज में सबसे ज्यादा पिटाई वहीं पे हुई है। लेकिन सरवेन जी, बिना आपकी तारीफ किए हुए अब 23,151 पे आ गया। आप कुछ कहना चाहते तो बोलिएगा, लेकिन 23,151 तो मतलब अब तो ये जो 22,700 नहीं सॉरी 21,700 का लेवल है, वो तो मतलब बहुत ही नजदीक पहुंच गए हम लोग। देखिए, ये पॉडकास्ट को जो हम बात करते हैं, किताबी बातें देखने में बड़ी रोमांटिक लगती है, बड़ी रोमांटिसाइज़ करते हैं, किताबी बातें जो होती हैं, बट हम वो हम्म, बातें करते नहीं हैं। हमने क्या बोला गए हफ्ते में यही, कि देखिए आउट परफॉर्मेंस में भी पनिशमेंट आएगी। किताबों में क्या लिखा है, लेट योर विनर्स रन एंड योर कट योर लूजर्स। तो इस हिसाब से खाली आईटी, फार्मा और जो पिटे हुए एफएमसीजी, ये जो पिटे हुए सेक्टर है, इनमें सेलिंग आनी चाहिए थी, और मेटल, ऑटो, पीएसयू बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सब चलते रहना चाहिए था, क्योंकि ये सब आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स थे निफ्टी को। बट ऐसा हुआ क्या? नहीं। आउट परफॉर्मेंस, अंडर परफॉर्मेंस का ये जो सेटअप है, ये एक रबर बैंड है। जो चीज आउट परफॉर्म की है, कभी ना कभी वो अंडर परफॉर्म करेगी, और जो चीज अंडर परफॉर्म कर रही है, कभी ना कभी वो आउट परफॉर्म करेगी। तो ये मेरा इशारा आईटी की तरफ है कि जो चीज अंडर परफॉर्म कर रही है, कहीं ना कहीं कभी आउट परफॉर्म करेगी। और जो आउट परफॉर्म कर रही थी, लाइक ऑटोज, बैंकिंग, स्पेशली पीएसयू बैंकिंग, मेटल्स, ये सारे जो हैं, इनमें अब प्रेशर रहेगा। तो थॉट यहाँ ये है कि देखिए, जैसे मैंने बोला, अभी हम 0 से 100 की बात कर रहे थे, निफ्टी के केस में क्लियर है, 26,000, 22,000, राउंड फिगर ले लेते हैं, मिडल पॉइंट 24,000, 24,000 डिसाइसिवली टूट गया है। गए हफ्ते तक लग रहा था कि चलो, 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 उधर ही है, 100-200 पॉइंट इधर-उधर डामाडोल है, बट उधर ही है। अब क्योंकि ये डिसाइसिवली टूट गया है, तो अब आप देख लीजिए कि ये 24,300 का जो ब्रेकडाउन है, जो ऑरेंज लाइन है, वो जो 24,300 का जो ब्रेकडाउन है, अब मुझे नहीं लगता कि अब आप उसके बहुत ज़्यादा उस ऊपर जाएँगे। वहीं उसको निकालने में ही आपकी नानी याद आ जाएगी बुल्स की। तो 24-24-300 को वापस से निकाल पाने में एकदम मुश्किल होगी। हाँ, अनलेस अनटिल ये वॉर खत्म हो गया। खाली एक ये कैवेट है, अगर वॉर खत्म हुआ, ऑलराइट, किसी ने अनाउंसमेंट आ गया और बाजार गैप अप हुआ, वो एक डिस्क्लेमर है। बट अब मुझे लगता है कि 24-24-300 के ऊपर टिकना भी मुश्किल हो जाएगा, और जो हम 26,000 से बोल रहे हैं, 26-26-300 से, कि भाई आना इसको इवेंचुअली 21,800-22,000 वाली रेंज की तरफ है, लोअर एंड पे। तो वो जर्नी मुझे लगता है, अब जिसको नहीं भी दिख रही थी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी, लोगों को दिख रही होगी। क्योंकि अब लोग रियर व्यू मिरर देख रहे हैं। हम थोड़ा आगे विंडस्क्रीन देख के पहले आगे का बात कर रहे थे कि रास्ता खराब है। लेकिन अब जब आप अपना रियर व्यू मिरर देखेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ भाई, 24-300 तो बहुत पीछे रह गया। अब आप उसके ऊपर जाने में ही आपकी थोड़ी मुश्किल होगी। तो लेट्स सी, अगला हफ्ता बहुत क्रूशियल है, बट क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड थोड़े न्यूट्रल हो गए, अब देखिए, क्या बोला था 26,000 पे कि ऊपर में 1,000 पॉइंट, नीचे में 4,000 पॉइंट। अब क्या हुआ? अब आप आ ही गए 23,100 पे। तो नीचे में बचा खाली 1,000 पॉइंट है, ऊपर में अब 4,000 पॉइंट जगह बच गई है इस रिस्क रिवॉर्ड में। तो कहने का मतलब ये है कि ये लड़ाई चली है अभी तो 2 साल से 22-26 के कंट्रोल की। अगर खुदा ना खास्ता 22 टूटा, तो बुल्स विल बी इन सीरियस ट्रबल मोर, और 26 का जब ब्रेकआउट होगा तब की तब देखेंगे, वो तो अभी हो नहीं रहा है। तो ये 2 साल की लड़ाई, अभी तो फिलहाल बेयर जीत रहे हैं। खुदा ना खास्ता 22 तोड़ गए किसी कारण से, एक तो ये हो गया हम्म। कि वॉर बंद हो रही है तो पुल बैक, बाउंस बैक, और गलती से कहीं ये वॉर एस्केलेट हुआ, तो ये 22 टूटने का भी खतरा रहेगा। हम यहाँ फियर मॉन्गरिंग नहीं कर रहे हैं, बट फिलहाल मैंने कहा 22 आएगा तो डेफिनिटली मैं कहूँगा कि एक अच्छा करेक्शन उस समय पूरा हुआ रहेगा, और एक बाउंस बैक का तो हम भी कोशिश करेंगे खेलने की। बट अब आप वहाँ से 1000 पॉइंट दूर है, तो अब नया करने का कोई एक और कैवेट दे दूँ कि मुझे जो सुन रहे थे, वो ये सुन लें कि अब नया करने का रिज़र्व खत्म होता जा रहा है, बहुत सेलेक्टिव बचा है। तो वो अब आप ब्रॉड सेंस में बड़ा रिस्क रिवॉर्ड बचा नहीं है, बहुत सिलेक्टिव है। वो हम यहाँ स्टॉक स्पेसिफिक हम चर्चा करते नहीं, कर नहीं सकते, इसलिए हम वो नहीं करेंगे। बट ब्रॉडली अब रिस्क रिवॉर्ड धीमे-धीमे बुलिश होता जा रहा है। 22 के आस-पास आते-आते तक रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा-सा बुलिश होने लगेगा, क्योंकि 22 और 26 की रेंज में फिर हम कहेंगे कि 21 के नीचे जा नहीं रहा, अगर 1000 पॉइंट तो ऊपर में 26। इस एंगल से हम सोचेंगे, अभी सोच नहीं रहे। बट यहाँ से नया आप कुछ ना करें कि नहीं, नहीं अभी मंदी थी, अभी तक नहीं किया, अब करेंगे। नहीं, अब मंदी करने का टाइम निकल चुका है। वो रिस्क रिवॉर्ड, वो मलाई निकल चुकी है, अब छाछ पीने में कोई अकलमंदी नहीं है, ऐसा मेरा मानना रहेगा। तो तो सर्वेन जी, जैसे-जैसे 22 की तरफ जाएँगे, ये रिस्क रिवॉर्ड अच्छे होंगे, इसीलिए आज थोड़ी-सी न्यूट्रल कलर की टी-शर्ट पहनी है, रेड नहीं पहनी है। जी। अरे यार मैंने तो हमेशा काला कलर अपना फेमस ही कर लिया है, ब्लैक ही पहनता हूँ हमेशा।
अच्छा ये बताओ, आप कह रहे हो कि अब बुल्स मतलब बेयर्स के फेवर में उतना मार्केट नहीं रह गया इस रिवार्ड में, और जी, वो एक बेंचमार्किंग है 22 21 822 के आसपास। तो जी, अब तो बहुत ज्यादा दूर नहीं है, अगर जिस रफ्तार से मार्केट गिर रहा है उसमें तो ये अगले हफ्ते भी आ सकता है। जी, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। और देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि रीजंस ऑलवेज फॉलो प्राइस। तो प्राइस ने पहले ही आपको 6-12 महीने पहले वार्निंग दे दी थी, इस साल भी दे दी। अ, अगर आप जाके फिर एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग अगर आप यूक्रेन वॉर देखेंगे तो वहां पे भी बाजार 4 महीने पहले टॉप आउट हो चुका था। तो हम्म। मार्केट तो और जो भी हम बात बीच में कर रहे थे कि रूमर, बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज। ओके, तो जब ये टैरिफ वाला भी हाई बना था, जब टैरिफ वाला जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, बाजार गैप अप हुआ, तब भी हमने उस दिन क्या बोला कि भाई ये न्यूज अब 3-4 महीने हो चुके हैं, अब डिस्काउंट हो चुकी है। ठीक है, उसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं हो पाएगा। आपको एक पुल बैक अच्छा मिल गया था, एक गैप अप मिल गया था, बट उसके बाद वो ब्रेकआउट नहीं हो पाएगा क्योंकि वो न्यूज खत्म हो चुकी है। वो रूमर था, वो न्यूज बन गया, उसका असर खत्म। तो बात यही है कि अब क्या है कि हाँ, किस दिन लड़ाई खत्म होगी, ये रूमर है, जिस दिन ये न्यूज आएगा उस दिन कहीं ना कहीं बाजार बॉटम भी कहीं बनाएगा। सो लेट्स सी। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए समझना कि 2 साल का जो हम रिस्क रिवॉर्ड लेके चल रहे थे, छब्बीस हम्म। बाईस, उसके लोअर एंड पे आप आते जा रहे हैं। बेचने का रिस्क रिवॉर्ड अब बचा नहीं है, नया आप बेच नहीं सकते। अब तो आपको ये सोचना है कि हाँ, 22 के अगर आसपास रुका तो क्या मैं लेने की कोशिश करूं। ऐसा मेरा बिल्कुल रुझान रहेगा। अगर अगर अगले हफ्ते 22 आ गया तो मैं बिल्कुल हम्म। सोचूंगा कि ये ब्लू टी शर्ट ग्रीन हो जाए। तो पहले हम टाई पहनते थे, रेड ब्लू ग्रीन, अब टी शर्ट पहनेंगे रेड ब्लू ग्रीन। तो रेड से ब्लू पे आ गया हूं, लोगों के लिए ऑलरेडी संकेत हो जाना चाहिए कि भाई अब नया रिसीवर्ड बचा नहीं है। हाँ, अब ये टी-शर्ट ब्लू से ग्रीन या ब्लू से फिर रेड होगी, ये 22 डिसाइड करेगा। 22 होल्ड हो गया, 21,800 22,000 अगर होल्ड हो गया तो ये टी-शर्ट ग्रीन हो जाएगी, और खुदा ना खास्ता किसी कारण से टूट गया तो ये टी-शर्ट वापस से रेड हो जाएगी सर। तो 22 इन साइट, बट रिस्क रिवार्ड इज नॉट इन फेवर ऑफ बेयर्स, ये है हेडलाइन यहाँ। जी, जी, अच्छा एक फन फैक्ट है, देखो पहले दो चीजें, पहले तो पहले बात तो ये फियर मॉन्गरिंग मत करना भाई, कि मतलब ये सब नहीं करने का। एक फन फैक्ट देखो, जी, आप जिस तरह से गिर रहा है यार, अगर 300 पॉइंट रोज गिरेगा तो ये तो मतलब 70 दिन का ही अपने पास स्टॉक बचा है। 70 दिन जी, में कहाँ जाएगा। और 500 रोज गिरे तो 46 दिन में होता नहीं ऐसा, ऐसा मजाक में बोल रहा हूँ मैं। लेकिन ये बात आपकी सही है कि 22 इज वेरी इंपॉर्टेंट, 22, और ये जिस तरह से बन रहा है एकदम पैराबोलिक रिवर्स साइड में, तो रिस्क रिवार्ड तो शॉर्ट के फेवर में उतना नहीं है, नया कुछ करने का नहीं है, बेसिकली वेट एंड वॉच का है। लेकिन इसके आगे की कई और इंपॉर्टेंट चार्ट है, उस पर हम लोग बात करते हैं। ये निफ्टी 500, ये 21,391 आ गया, सेम पैटर्न इसमें भी दिख रहा है मुझे तो। यहाँ पे 2000 पॉइंट का गैप रहता है, 2000 पॉइंट फर्क है बेस में इनका, तो 2000 पॉइंट आगे पीछे एक दूसरे से चलते हैं। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट ब्रेकडाउन है, जो हम यहाँ पे हमेशा देखिए बॉक्स दिखाते थे और ये बॉक्स हम बनाते थे ऊपर की भाई एक वो भी मैंने आज हटा दिया, लेकिन एक 50 हफ्ते की एक रेंज थी। वो रेंज का लोअर एंड सारे टूट गए, 22,500 22,300 के आसपास इसने तोड़ दिया। और अब ये 21 वहां से भी 1000 पॉइंट नीचे आ गया। तो अब इसके लिए भी मुझे लगता है कि 22,500 22,600 के ऊपर जाना निफ्टी 500 के लिए मुश्किल होगा। और इंडिया के दोनों लार्जर इंडाइसेस लीड कर रहे हैं। देखिए अभी आगे के जब आप चार्ट देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये तो अपने न्यूट्रल टेरिटरी तोड़ चुके हैं, ये लीड कर रहे हैं दोनों के दोनों, जो लार्जेस्ट ऑफ द लार्जेस्ट लार्ज कैप जो दोनों इंडाइसेस है, निफ्टी 50 और निफ्टी 500। तो ये हमको संकेत बता रहे हैं कि देखिए इंजन चला है डब्बे आगे पीछे हो सकते हैं, कुछ डब्बे जो है वो इंजन के पास में है, जो उसके साथ में चल रहे हैं। और ये बाजार एक ऐसी चीज होती है कि कुछ डब्बे इंजन के आगे भी लगे होते हैं। तो निफ्टी आईटी वो ये डब्बा है जो इंजन के आगे लगा है, इंजन से पहले पहले चल रहा था, गिर रहा था। अभी फिर इंजन के पीछे पीछे वाले जो है, जो आउट परफॉर्मिंग स्पेसेस थी, जो कि थी ऑटोज लीडर ऑफ द दिस बुल मार्केट, मेटल्स, और आपका पीएसयू बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सारे लीड कर रहे थे। ये डब्बे अभी भी पीछे हैं, लेकिन अब काफी सारे डब्बे हैं जो इंजन के आगे चल रहे हैं, जिसमें से निफ्टी आईटी एक है, निफ्टी एफएमसीजी भी उसमें से एक है। यहाँ पे देखिए बात वही हो गई, यहाँ पे भी थॉट अब यही आ रहा है कि आप जो है यहाँ पे अब लोअर एंड की तरफ जाएंगे, 19,500 20,000 यहाँ पे जाएंगे आप। और एक 20,000 का बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल मार्क रहेगा निफ्टी 500 के लिए। तो उस जगह पे भी जैसे मैंने सोचा, अब नया तो कुछ करने का बचा नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी मिडल ऑफ द रिस्क रिवॉर्ड के नीचे जा चुके हैं। तो अब आप, अगर आपके पास जो है ट्रेड्स आपके पास हैं, तो आप उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से कंटिन्यू रखेंगे। इंडेक्स के अगर आपके पास ट्रेड्स हैं तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से मेरे हिसाब से बने रहिए और देखते रहिए कि कहाँ है। और मैंने क्लियर कट बोल दिया अभी निफ्टी के लिए कि आपके स्टॉप लॉसेस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस अब सब 24,300 के ऊपर आ जाने चाहिए, आसपास आ जाने चाहिए, 24,500 24,600 वहां पे आपके स्टॉप लॉसेस ट्रेलिंग आ जाने चाहिए। तो आप ऊपर के 2000 पॉइंट तो फिर आप पक्का कमाने वाले हैं।
नीचे के 2000 पॉइंट 22,000 तक आपके बने, ऐसा लग तो रहा है। मोमेंटम पकड़ा हुआ बाजार में, गैप डाउन, ब्रेक डाउन जिस तरह के चल रहे हैं, तो यस अगले हफ्ते नहीं तो उसके अगले हफ्ते तो डेफिनेटली निफ्टी 22,000 के आसपास और निफ्टी 500 20,000 के आसपास मुझे लगता है आ सकता है। क्योंकि दोनों के केस में मैंने बोला जिसने भी लास्ट 2 ढाई साल से माल लिया है, वो सारे के सारे बेयर जो हैं पैसा कमा रहे हैं और सारे के सारे बुल्स जिन्होंने 2 ढाई साल में माल लिया है, वो सारे लॉस कर रहे हैं। एक-एक आदमी की बैलेंस शीट रेड में होगी, जिसने 2 ढाई साल में माल लिया है। कोई भी मेरे ख्याल से बहुत ही कम अपवाद होंगे। 99% इज सेफ टू अज्यूम कि ओवर द लास्ट 2 ईयर्स जिसने भी एसआईपी में माल लिया है या जिसने भी अपने अकाउंट में माल लिया है 2 ढाई साल में, वो सारा का सारा अब नेगेटिव होगा। वो रेड का हो, चाहे ₹1 हो, चाहे ₹5 हो, चाहे ₹100 हो। बैलेंस शीट सबकी रेड में जा चुकी है। यही बुल्स को टायर करेगी, यही बुल्स को पैनिक कराएगी या यही बुल्स को बेचने पे मजबूर करेगी, ये माइंडसेट कि हम रह गए। फोमो की फीलिंग फोमो की फीलिंग अब बुल्स की है, बेयर्स की नहीं है। पहले जो बेयर्स के लिए बोला जाता फोमो फोमो फोमो, वो कभी था नहीं 2 साल में फोमो। इट वाज ओनली अ फोमो फॉर बुल्स। 2 साल से बुल्स पैसा नहीं कमा रहे हैं, ये हकीकत है और अब वो फोमो गहराएगा कि भाई अब क्या होगा? और यहाँ फियर ऑफ मिसिंग आउट डर का होगा, ग्रीड नहीं है। 2 ही इमोशन होते हैं बाजार में, ग्रीड एंड फियर। बुल्स अब डर रहे हैं, ग्रीड नहीं है वहां पे। पहले ग्रीडी थे, अब डर आ रहा है। तो जब डर का माहौल आता है, डर इज अ 2x 3x 4x एटलीस्ट मोर स्ट्रॉन्ग इमोशन देन ग्रीड। तो डर आपसे जो जो करा देगा ना, शायद बहुत कुछ करा देता है, क्योंकि उसमें डर आपकी सोचने समझने की शक्ति को छीन लेता है। तो उस समय आप गलतियां कर लेते हैं ज्यादा। इसीलिए मैं कह रहा हूं डरे नहीं। या हम कोई फियर मॉन्गरिंग नहीं करना चाह रहे हैं, ना कर रहे हैं। अब जो हो गया वो हो गया, डर के कुछ नहीं मिलने वाला है। तो डरे तो बिल्कुल नहीं, और फिर सोचें कि अब क्या करना है, व्हाट इज द बेस्ट सोल्यूशन आउट ऑफ योर प्रॉब्लम। वो आप सोचें जरूर, बट डरे बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर डरेंगे तो गलत जी। डिसीजन होगा आपका। जी। क्या बेयर्स ही बुल हैं? बेयर्स भी बुल होंगे। जिस है ना? दिन ऊपर में अभी हुआ, अभी देखिए क्या हुआ ऊपर में, बुल ट्रैप। निफ्टी हाँ। फाइनेंशियल्स में बुल ट्रैप, निफ्टी 500 में नया हाई बना ही नहीं, निफ्टी 50 में काइंड ऑफ बुल ट्रैप। ठीक है, बाकी बहुत सारे इंडाइसेस आप देखेंगे उसमें बुल, ऑटोज में बुल ट्रैप, निफ्टी ऑटोज में। तो बुल्स ट्रैप हुए, तो मैंने क्या बोला, बाजार दोनों तरफ चलता है। जब बुल्स ट्रैप होते हैं टॉप पे, तो बेयर्स बॉटम में ट्रैप होते हैं। कोविड के लो पे आई नो सो मेनी पीपल जो पैनिक कर गए थे और वो ट्रैप हो गए वहां पे, या तो बेच दिया या सोचा चलो 1-2 दिन के लिए शॉर्ट करेंगे और फंस गए 8,000 9,000 के लेवल्स पर, बाजार वन साइड भाग गया। तो बेयर्स भी ट्रैप होते हैं, पैनिक में बेयर्स भी ट्रैप होंगे। तो वही तो अकलमंदी है कि इसमें नहीं फंसना है। ना तो बुल ट्रैप में फंसना है, ना तो बेयर ट्रैप में फंसना है। बुल ट्रैप में नहीं फंसने का तरीका क्या है? मेंटल। डोंट बी टू मच ग्रीडी। तो आप बुल ट्रैप में कभी नहीं फंसेंगे। और डोंट पैनिक, तो आप बेयर ट्रैप में भी कभी नहीं फंसेंगे। तो इस समय डरना नहीं है, जो हो गया सो हो गया। अब आप, मैं किसी के लिए 26,000 निफ्टी दोबारा नहीं ला सकता, बट मैं यही बोल सकता हूं कि अब जब 23,000 आ गया है, तो यहां से डर के कुछ नहीं हो सकता। तो अब आप डरे नहीं, पैनिक नहीं करें। इसमें से बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है वो सोचें और देखें, बट जी। डरे नहीं। जी। जी। अब आता है अपना निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। ये एक ऐसा पॉकेट था बैंक का, एनबीएफसी का, प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक, सब में अच्छी खासी जी। पिटाई हुई है। खास तौर जी। पे प्राइवेट बैंक, जिसमें से 4 जो टॉप के दिग्गज प्राइवेट बैंक हैं, और उसी दिग्गजों में एक सरकारी दिग्गज भी शामिल हो गया था। जी। भयंकर पिटाई हुई है, मतलब जी। सबसे ज्यादा कमजोरी हुई है। और एक का मैं नाम ले सकता हूँ, वो सबसे बड़ा वाला जो बैंक है प्राइवेट सेक्टर का, उसकी तो मतलब 52 वीक लो पे भी उसको चैन नहीं लेने दे रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि बैंकिंग फाइनेंशियल में भी अब ज्यादा शॉर्ट वाला हो गया है, अब थोड़ा रुकना चाहिए यहाँ पे? देखिए, मैंने कहा आगे आने वाले चार्ट आपको बताएंगे कि क्या क्या न्यूट्रल टेरिटरी पे, क्या निफ्टी को थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रहा है। जब निफ्टी हम्म। ने अपना मिडिल रिस्क रिवॉर्ड तोड़ दिया है, जीरो लाइन मिडिल मिडिल पॉइंट तोड़ दिया है, उस समय ये एग्जैक्टली वहीं पहुंचा है। ये 25-25-200 का इसका जो डबल टॉप का जो आप देखेंगे, सितंबर अक्टूबर 25 और उसके बाद टुवर्ड्स द एंड, आई थिंक दिसंबर में भी एक बार गया उसके आसपास, 25,000 के आसपास। तो और उसके बाद मार्च अप्रैल में भी गया 25 में। तो अक्टूबर हम्म। और नवंबर वो 24 का था, और मार्च और में 25 का, वहां ये 25-25-200 पे टिका और वहां से ब्रेकआउट किया। वहां से ब्रेकआउट किया, टारगेट्स भी आए। टारगेट्स बहुत लेबोरियस थे, जो हमने जब चार्ट को डिस्कस भी किया। अब इसीलिए मैं बोलता हूं कि सीक्वेंस में देखें, और इस चार्ट को जब डिस्कस किया था 3-4 हफ्ते पहले, तो ये देखें हमने क्या बोला था। ये राइज बहुत लेबोरियस है, बहुत टाइम लेके हुआ है। तो ये केवल एक डिस्ट्रीब्यूटिव राइज हो सकता है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, इसमें नया बुल मार्केट नहीं बन रहा। तो बकायदा उसने उस टारगेट को रिस्पेक्ट किया,
उस टारगेट को तकरीबन कंप्लीट किया, थोड़ा-सा ऊपर भी गया और वहां से फिर से इतनी जोर से सेलिंग आ गई। तो कहने का मकसद ये है कि ये किसी समय पे आउट परफॉर्म कर रहा था, अब ये न्यूट्रल टेरिटरी पे आ गया है। निफ्टी जो 24,000 का दायरा तोड़ चुका है, ये वहां पे अभी है। तो निफ्टी वहां से तो 1000 पॉइंट नीचे है, तो ये अभी भी लीड कर रहा है, अभी भी स्लाइट आउट परफॉर्मेंस है, प्योरली इन द सेंस ऑफ दिस 9-12 मंथ्स। वैसे तो बैंक निफ्टी और निफ्टी फाइनेंशियल्स ने निफ्टी को अंडर परफॉर्म ही किया है लास्ट 4 साल से। 4 साढ़े 4 साल से फाइनेंशियल्स निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो तो ऑटोमेटिकली एक बहुत बड़ा वेरी संकेत था, जो कि मैं पहले बोलता भी आया हूं। अब तो जैसे मैंने बोला ना, अब तो गाड़ी निकल गई। अब तो गाड़ी निकल गई, तो वो ट्रेड तो अभी गया। अगर अगले हफ्ते, अब मेरे लिए अगले हफ्ते सबसे इंपॉर्टेंट मार्कर यही है कि क्या ये 25-25-200 को होल्ड कर रहा है, तो एक बाउंस बैक का शॉर्ट टर्म बाउंस बैक की सिनेरियो बनेगा। इसीलिए ये ब्लू टी शर्ट है कि हमें भी लग रहा है कि अगर ये जो मेन स्पेस है फाइनेंशियल्स, किसी भी देश की लाइफलाइन होती है, किसी भी मार्केट की लाइफलाइन होती है, तो ये अगर जो है संभल गई तो बहुत अच्छी बात है। अगर अगले हफ्ते 25-25-200 को इसने होल्ड कर लिया क्लोजिंग बेसिस पे, वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, अगर निफ्टी फाइनेंशियल ने 25,000 अगले हफ्ते नहीं तोड़ा, देन आई डेफिनेटली थिंक कि एक बाउंस बैक का चांस इस मार्केट में बन सकता है। तो देखते हैं इसको अगले हफ्ते। बहुत क्रूशियल चार्ट है, मेरा अगले हफ्ते का मार्कर ही यही है। मैं निफ्टी निफ्टी 500 को नहीं देख रहा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी जो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं। अगले हफ्ते जो आपको आंख गड़ा के देखना है, वो है बैंक निफ्टी और निफ्टी फाइनेंशियल्स। निफ्टी फाइनेंशियल्स 25 जब तक नहीं तोड़ता, बुल्स के पास एक चांस है कि यहां से थोड़ा कंट्रोल लेने की कोशिश करे। जी। एक और है भाई साहब, जी। मेटल जी। 11,292 पे इस समय ट्रेड कर रहा है। जी। लेकिन इसमें तो अभी अभी भी लग रहा है कि तो मतलब ये इंजन से आगे वाला डिब्बा है ये। ये इंजन के आगे वाला डिब्बा नहीं है सर, ये इंजन के थोड़ा पीछे वाला डिब्बा है। ये उस जगह पे पहुंचा हुआ है जहां हम्म। पे आपके बैंक निफ्टी, निफ्टी फाइनेंशियल्स और निफ्टी ऑटो 3 हफ्ते पहले पहुंच गए थे। ये उससे 1.5-2 हफ्ते लैग कर रहा है। ये लास्ट डब्बा है, ये इसी हफ्ते पलटा है। मेटल्स जो है, अगर आप देखेंगे तो कोविड के बाद से दिस वाज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर्स। इसने भी हम्म। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कोविड के बाद दिया है, वन ऑफ द लीडिंग सेक्टर्स रहा है ऑटोस के साथ। तो आप देखिए कि ये आप कोविड में आई थिंक 1500 का इंडेक्स चला करता था और ऊपर में 12,000 12,500 जाके आया है। तो ऑलमोस्ट 7-8 टाइम्स जाके आया था उसका। तो यहाँ पे भी मैंने क्या बोला था, जो अगर लोग देखें पॉडकास्ट जाके पुराना, जस्ट फॉर द सीक्वेंस, कि हमने ये बोला था जो लीडर्स हैं ऑटोज, मेटल्स और निफ्टी पीएसयू बैंकिंग, इनमें जब सेलिंग शुरू हो जाएगी, और जो डार्लिंग रहे हैं बुल मार्केट के, ये बुल मार्केट बना था ऑटोज के ऊपर, कंजम्पशन के ऊपर। तो हम्म। कंजम्पशन गए साल में लैग करना शुरू हो गया, ऑटोज ने अब लैग करना शुरू किया, और पीछे पीछे मेटल्स और निफ्टी पीएसयू बैंकिंग, निफ्टी प्राइवेट और अदर फाइनेंशियल सर्विसेज के जो बाकी स्टॉक्स फाइनेंशियल में, वो ऑलरेडी लैग कर रहे थे। तो ये इसने भी अब रफ्तार पकड़ी है। जो निफ्टी ऑटोज ने किया, वो सब अब हम लोग देख ही रहे हैं, जिस तरह का ब्रेकडाउन आया है। इसका पहला हफ्ता है वो ब्रेकडाउन का। तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि ये जो है अभी काफ़ी ऊपर है, न्यूट्रल लाइन तक भी नहीं पहुँचा। वो अलग बात है कि इसने टारगेट नहीं किया। इसने अपना हम्म। ब्रेकआउट का टारगेट नहीं किया था, तो उस केस में हल्की सी वीकनेस यहाँ पहले से थी। अब मुझे लगता है कि अपने न्यूट्रल लाइन की तरफ फिसलेगा, तो वो लेवल भी 10,000 10,200 है। तो 12-13% और डिक्लाइन यहाँ पे भी बाकी है। तब ये अपनी न्यूट्रल टेरिटरी में पहुँचेगा, जहाँ पे निफ्टी फाइनेंशियल्स ऑलरेडी पहुँचा हुआ है। तो ये थोड़ा सबसे बेटर स्टॉक, सबसे लीडिंग स्पेस यही चल रहा है अभी। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 11-12% डाउनसाइड बाकी हैं, और अगर जैसे मैंने बोला सेलेक्टिव अगर आपको होना है, तो अगले हफ्ते का सिलेक्शन जहां पे रिजॉर्ट्स अभी भी बेहतर बने हुए हैं बेचने के लिए, वो मेटल स्पेस है। जी। मैं अब मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि जब आपने एक बार कहा था कि बैंक में वीकनेस है, प्राइवेट जी। सरकारी सब में, फिर आपने जी। कहा था ऑटो में वीकनेस है। ये सब दो दो जी। तीन तीन चार चार हफ्ते पहले के प्रोडिक्शंस थे। अब आप ये जी। कह रहे हो कि सबसे वीक सेक्टर इस समय कोई है तो निफ्टी मेटल है, जहां पे रिस्क सबसे रिवॉर्ड अच्छा रिस्क रिवॉर्ड वहीं पे सेल्स की बचा है। फेवर में। सबसे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड वहीं बचा है बेचने के लिए। जी। ओके, तो भाई इसको रडार पे निफ्टी रखिएगा, याद कर निफ्टी में तो लीजिएगा। हमने निफ्टी में तो हमने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया, निफ्टी निफ्टी 500 में, कि 2 साल की रेंज के अंदर अब रिस्क रिवॉर्ड बेचने का बचा नहीं है, क्योंकि हम्म। 26 से आप 23 आ गए, तो अब आपके पास 1000 पॉइंट नीचे जाने का जगह है बस। अगर आप उसको तोड़ नहीं रहे तो वी आर अज्यूमिंग कि शायद वो नहीं टूटे, ये हम अभी से अज्यूम कर लेते हैं। तो अब रिस्क रिवॉर्ड बचा नहीं है बेचने का निफ्टी निफ्टी 500 में। तो बचा कहां पे है? बचा है फाइनेंशियल्स में, अगर वो अपनी जीरो लाइन तोड़ेंगे 25,000। बचा है मेटल्स में, जो अपने जीरो लाइन पे अभी तक पहुंचे नहीं है और अभी हम्म। पहुंचेंगे।
तो वहां पे भी 13% का डिक्लाइन है, जीरो लाइन पहुंचने में, जीरो लाइन तोड़ के वो करने में कि जो निफ्टी 22,000 पे करेगा तो वो तो 8,000 और 20% की डाउनसाइड निफ्टी मेटल में बचेगी। तो एक्चुअली देखा जाए तो सबसे बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड अभी मेटल्स में ही बचा है करने के लिए काम। उसके बाद कहीं फाइनेंशियल सर्विसेज में भी अगर 25,000 टूटेगा तो मुझे लगता है कि नीचे के दायरे खुलेंगे और जी। इनका क्या होगा मिस्टर ऑटो का? देखिए ऑटो तो मैंने फिर से इन सीक्वेंस यही दिखाया कि ऑटो दिखाने का कारण यही है कि आप निफ्टी मेटल समझ पाएं कि निफ्टी मेटल अब ये कर सकता है जो ऑटो ने शुरुआत कर दी है या जो हम्म, फाइनेंशियल सर्विसेज कर चुके हैं। तो थॉट यही है यहाँ पे ऑटोज में कि आप अलर्ट रहें और अभी तो ये तो शुरुआत है। देखिए ये तो शुरुआत है। आप ये समझ लीजिए कि अगर इसको निफ्टी से मैं कंपेयर करूं तो आप ये समझ लीजिए कि अभी तो ये 26,300 से पलटा पलटा है और हम्म, पलटने के बाद ये भी अब देखिए अपनी जीरो लाइन पे आ गया है जस्ट लाइक योर निफ्टी फाइनेंशियल्स। तो वो लेवल इसका है 24,200। तो ये भी अगले हफ्ते का मार्कर है। अगर 24,200 अगर ये नहीं होल्ड किया निफ्टी ऑटोस का तो ये हम्म, सेलिंग इस मार्केट में और इंटेंसिफाई होगी। इसमें कोई डाउट मेरे दिमाग में नहीं है। 25,000 निफ्टी फाइनेंशियल्स वीकली क्लोज एंड 24,000 निफ्टी ऑटो वीकली क्लोज अगर ये अगले हफ्ते टूट गया तो आप समझ लीजिए कि एक दो हफ्ता और जोर से पिटाई होगी बाजार। तो इसलिए तो अलर्ट रहें। निफ्टी, तो निफ्टी ऑटो का वो मिड पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, न्यूट्रल चौबीस वाला? दो सौ न्यूट्रल लाइन वहीं पे है, 24,200 पे जहां पे अभी है, जहां पे हमने भी बंद किया है 24,195 का जहां हमारा बंद है वहीं सो पे ये मिडिल लाइन है। अगर हम निफ्टी के करंट लेवल से कंपेयर करें जहां 23,000 पे खड़ा है वो, जी। तो उसको अगर इसको मैच करना तो कहां तक जाएगा ये? उसको अगर इसको मैच करना है तो फिर ये 22,000 तक जाएगा। अगर निफ्टी के 23,000 के लेवल को इसको मैच करना है तो हम्म, निफ्टी ऑटो को 22,000 जाना पड़ेगा, 22,000। जी 2,000 पॉइंट और यहां से। और निफ्टी 22,000 जाएगा तो ये और नीचे 1,000 पॉइंट और कम से कम। जी तो फिर निफ्टी 1,000 पॉइंट नीचे चला जाएगा और निफ्टी अगर 22 गया तो ये और वहां से नीचे जाएगा। देखिए मार्केट में क्या होता है ना, रोटेशन जब होता है करेगा हर आदमी जाके निफ्टी को सलाम। तो हम्म, निफ्टी का 22 वाला जो मोटा मोटी लेवल्स है वो ग्रेजुअली वन बाय वन सब उसको सलाम करने आएंगे क्योंकि ये इसके पीछे चल रहे हैं, ये पीछे वाले डब्बे हैं तो ये इंजन के पास आने में इनको टाइम लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब निफ्टी 22 पे होगा तो उस समय शायद ये 21-22 पे ही हो, लेकिन ये अगला पुल बैक करके ये अपना टारगेट नीचे का पूरा करेंगे। तो मुझे अभी भी विश्वास है कि निफ्टी ऑटो फाइनली तो 20,000 भी करेगा हम्म, जो निफ्टी का 22,000 वाला लेवल है, लेकिन निफ्टी से 3 महीने या 2 महीने बाद में करेगा। निफ्टी पहले कर लेगा, ये शायद हम्म। उसके बाद में करेगा। दैट इज कॉल्ड द लीड एंड लैग। तो वो जो लीड लैग सेक्टर्स हैं उसमें क्योंकि निफ्टी से 2-3 महीना पीछे चल रहा है तो ये अपना लेवल भी 2-3 महीने पीछे करेगा क्योंकि टॉप भी इसने 2-3 महीने पीछे किया हुआ सबका नंबर आएगा, बेसिकली है। बात ये है। आउट परफॉर्मेंस अंडर परफॉर्मेंस के साइकिल में सबका नंबर आता है। हर अंडर परफॉर्मिंग यस, स्टॉक परफॉर्म भी करता है, आउट परफॉर्म भी करता है, फिर अंडर परफॉर्म करता है एंड सेम वेज हर आउट परफॉर्मर न्यूट्रल होता है, फिर अंडर परफॉर्म करता है और फिर परफॉर्म करता है। तो ये एक साइकिल है जो ऐसे-ऐसे चलती रहती है। आउट परफॉर्मेंस, अंडर परफॉर्मेंस, आउट परफॉर्मेंस, अंडर परफॉर्मेंस, आउट परफॉर्मेंस, अंडर परफॉर्मेंस। तो इसको मतलब खेलना बेसिकली ये आना कि चाहिए। परिक्रमा सबको पूरी करनी है, आधे में आप नहीं छोड़ सकते हैं। और हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। करनी है, एक बिल्कुल गाना करनी याद है। आ रहा है मुझे, आखिर तुम्हें आना है जरा देर लगेगी। हाँ, गाना, बस, बस, बस। ये बहुत बहुत वैसे ही है। शानदार गाना है गुरु, वो मतलब वो जी, गजब का, मतलब वो सॉन्ग, वो तो बहुत बार सुनता हूँ उस सॉन्ग को कि आखिर में तुम्हें आना है जी, गुरु, देर तो लगेगी लेकिन आना है। अच्छा, जी। दो और हमारे जो विदेशी मित्र हैं, एक मिस्टर डिक्सी कहते हैं इनको, डॉलर इंडेक्स। ये अब यार मैं इसीलिए आज मैंने वो कुछ भी वीडियो नहीं डाला जिसको लोग कहेंगे अपनी चेस्ट थंपिंग कर रहे हैं। जितनी हम लोग बात, डिक्सी के भी आपने दुनिया से अलग खड़े होकर कहा था ये डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा, डॉलर मजबूत होगा होगा, तब तब 96 पे चल रहा था, 100 जी, पे है ये, पार कर गया उसको। जी, तो क्या बोल जी। रहा है डिक्सी, कहानी क्या है? देखिए, मेरे लिए दोनों चार्ट लाने का मकसद यही है कि लोग ये समझ लें कि कारण लोग कारण पूछते हैं ना, तो कारण मैं कोई न्यूज़ में नहीं ढूँढता हूँ, किसी चीज़ में ढूँढता नहीं हूँ। कारण मैं कहीं ढूँढता नहीं हूँ। मैं कारण जो है करेंसीज़ में और बड़े एसेट क्लासेस में ढूँढता हूँ। क्योंकि यही 2 बड़ी क वर्ल्ड की करेंसीज़ हैं, सबसे डॉलर और येन। तो सबसे पहले हम जब डॉलर देख रहे हैं, डॉलर वर्ल्ड की बहुत बड़ी कैरी करेंसी है और अब कैरी करेंसी बन चुकी है क्योंकि यील्ड पहले बहुत कम थे, तो बहुत बोरोइंग है वहाँ पे। जब यील्ड 0 के आस-पास थे, तो बहुत बोरोइंग होके रखी हुई है। वो सबको नुकसान होने लगेगा। अगर ये बॉक्स देखिए मैंने यही बॉक्स आपको निफ्टी 500 निफ्टी में टाइम में दिखाया हुआ है। तो अगर आप देखिए तो 21-22 में इसने एक छोटा-सा बॉक्स बनाया था। उसका नेट रिजल्ट देखिए।
कि वो 92 वाला ऊपर में 114 तक गया। अब यही बॉक्स बना है 96 पे। वो बॉक्स बना था 88 से 92, ये बॉक्स बना है 96 से 100। 4 पॉइंट का ये भी बॉक्स है तकरीबन। तो थॉट यहां पे यही है कि ये बट वो बॉक्स टाइम में छोटा बना था, ये बॉक्स काफी उससे डबल साइज है, टाइम में ठीक ठाक डिसेंट साइज है। तो अगर अगले हफ्ते का जो मैंने आपको 2 मार्कर इंडेक्स के दे दिए इंडिया के लिए, इंडिया स्पेसिफिक, ग्लोबल मेरे जो 2 मार्कर्स हैं अगले हफ्ते के, क्लोज ऑफ डॉलर इंडेक्स अबव 101। अगर डॉलर इंडेक्स 101 के आंकड़े के ऊपर बंद होता है, तो आप समझ लीजिए कि लोग तैयार नहीं है, 10-12% यूं भाग जाएगा, यूं। और यूं का मतलब ये चार्ट मंथली है, वीकली है, तो यूं का मतलब 6-9 महीने का व्यू है ये। इसको कल के कल इसका समीकरण, कल के कल इसका वो क्या कहते हैं, इसके धज्जियां नहीं उधेड़ने लगे। ये लॉन्ग टर्म व्यू है, 9, 12, 18 महीने प्लस का व्यू है। मुझे लगता है कि डॉलर ग्रेजुअली ओवर द नेक्स्ट 9, 12, 18 मंथ्स आपको ज्यादा 114, 15, 16 जाने की मेरे हिसाब से प्रोबेबिलिटी है, बनिस्बत की अब ये वापस 95, 94 तोड़े। तो 94 तोड़ेगा तो ये व्यू मेरा अनवाइंड हो जाएगा। वो मैंने 96 में ही बोल दिया था। तो मुझे लगता है कि डॉलर तकरीबन इमीडिएटली 105, 108 जा रहा है और फाइनली 112, 114, 15 भी जाएगा। उसमें 12-18 महीने लगेंगे। ये जो एक 12-18 महीने, 12 महीने का फेज होगा, ये मार्केट के लिए एक चिंता का कारण हो सकता है, ग्लोबल एसेट प्राइसेस के लिए। इसीलिए अगर आप देखें कहीं गोल्ड सिल्वर अब चल नहीं पा रहे, तो जरा सा भी ऊपर जाते हैं सेलिंग आती है, जरा सा भी ऊपर जाते हैं सेलिंग आती है, क्योंकि अगर डॉलर स्ट्रांग होगा तो आपको प्रेशियस मेटल्स में सेलिंग दिखेगी। नाउ यू कैन कोरिलेट कि मेटल्स में क्यों सेलिंग चल रही है। मेटल्स में देखिए वही 3-4 हफ्ते की निफ्टी मेटल में सप्लाई आई। क्यों? क्योंकि अब डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। जैसे ही डॉलर स्ट्रांग होगा, मेटल्स को डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा। इनवर्स कोरिलेशन है, डॉलर अप मेटल्स डाउन प्राइसेस। तो वो आपको वहां पे एक दिखेगा निफ्टी मेटल में। अब आपको थोड़ा रुझान मुझे लगता है नीचे का दिखेगा, क्योंकि मेटल प्राइसेस नीचे आ सकते हैं। ये अगले 2 हफ्ते के लिए मार्कर है, क्योंकि 9-12 महीने का व्यू उठाने वाला हूं। मुझे अगले हफ्ते और अगले हफ्ते 101 के क्लियर चाहिए। 101 के ऊपर अगर डॉलर इंडेक्स बंद रहता है अगले फोर्टनाइट में, तो आप मान के चलिए 12-18 महीने में 115-14 आना है। ये मैं काफी महीनों से बोल रहा हूं, क्योंकि वो बॉक्स बन रहा था तब, तो मुझे मालूम था 1.5-2 महीने बॉक्स बनेगा। बट वो बॉक्स बन गया 4-5 महीने। नो प्रॉब्लम, अब निकला है और निकल सकता है। इसलिए मैंने दिखाया कि ये एक बहुत बड़ी तलवार बाजार पे लटक रही है। वॉर के अलावा, वॉर तो चलती रही, वो तो नुकसान करेगा ही करेगा। डॉलर चल पड़ा एज अ हेवन ऑफ सेफ्टी, तो भी आपको प्रॉब्लम है, तो भी आपको प्रॉब्लम है। बाजार में प्रेशर आ जाएगा, सारे एसेट क्लासेस जो हैं उनके प्राइस में रिवीजन डाउनवर्ड्स हो जाएगा। जी बड़ा इसमें इंटरेस्टिंग फंडा पॉइंट जोड़ देता हूं मैं। दुनिया में वॉर चल रहा है और उसकी वजह से इन्फ्लेशन की संभावना बढ़ गई है और कहीं कहीं सिम्टम्स दिखने लगे हैं कि महंगाई बढ़ रही है। जी तो जब जी भी इन्फ्लेशनरी माहौल बनता है ग्लोबली, तो रेट हाइक का माहौल बन जाता है। हो कि नहीं हो ये वक्त बताएगा, लेकिन जो जी कट का माहौल था वो खत्म हो जाता है। आप यूएस में रोज सुबह मैं लोगों को बताता हूं कि अब वहां पे फेड रेट कट की संभावना 0 हो चुकी है। इस समय किसी ट्रेडर को नहीं लग रहा है कि वो रेट कट करेंगे अब, क्योंकि माहौल इन्फ्लेशनरी है और ग्लोबल इन्फ्लेशनरी है। तो जैसे ही इन्फ्लेशनरी माहौल बनेगा, करेंसी अपने आप स्ट्रांग होगी, उसमें कुछ रेट बढ़ाने की जरूरत ही नहीं उसको। तो वो डॉलर इंडेक्स आपको साफ दिखा रहा है कि जो सिचुएशन जी बन रही है उसमें करेंसी स्ट्रांग होगी ही होगी डॉलर की। अपनी भारतीय करेंसी की एक अलग कहानी, उसको तो हम छोड़ देते हैं अभी। लेकिन ये डिक्सी इसीलिए आपको मजबूत दिख रहा है क्योंकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर यूएस के ऊपर आ चुका है। तो करेंसी ये डिस्काउंटिंग दे रही है कि यूएस में रेट कट अब शायद रुक जाएगा, इस साल मुश्किल है, देखा जाएगा। और कोई बड़ी बात नहीं है कि ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि रेट बढ़ाना पड़े, क्योंकि 3-4% का इन्फ्लेशन अभी 3 तक तो बर्दाश्त हो जाता है, 3.5 तक मैक्सिमम। उसके ऊपर गया तो यूएस में रेट हाइक तय है। 4% यूएस बर्दाश्त ही नहीं कर सकता और 6% इंडिया बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर इंडिया में इन्फ्लेशन 6% हो जाए सपोज, तो आप रेट हाइक की तैयारी कर लेना। अभी अपना जो लेटेस्ट सीपीआई आया हुआ 3.21 है, और वो भी कब का है? जनवरी का, फरवरी का। तब कोई वॉर सिचुएशन नहीं थी। वॉर 1 मार्च से शुरू हुआ है, 28 फरवरी रादर। तो जो अब नंबर आएगा आपका मार्च का इन्फ्लेशन नंबर, वो आप देखिएगा अप्रैल में। तो करेंसी, मतलब हमेशा मैं कहता हूं कि बॉन्ड मार्केट इज द स्मार्टेस्ट पीपल ऑन द प्लेनेट। उनसे ज्यादा मार्केट कोई नहीं समझता है। वो सेंस कर लेते हैं कि क्या होने वाला हो। आपको देखो, सीधे सीधे बॉन्ड मार्केट देख लीजिए आप, यील्ड कहां भाग रही है और डॉलर कहां भाग रहा है। तो ये एक छोटा सा हमने कहा फंडा ज्ञान भी आपको दे दूं यहाँ पे। लेकिन एक हमारा बेचारा जेपीवाई है जापानी येन। या जी
नहीं, नहीं, आपने यील्ड की बात कर ली, तो मेरे को तो कभी लास्ट 2 साल में शक-शुबा रहा ही नहीं है। डेढ़ जब हम्म, यूएस की यील्ड 75 पैसा, सवा पैसा के आस-पास चलती थी, तभी जैसे ही डेढ़ का ब्रेकआउट हुआ, तभी हमने कॉल ले लिया था कि इसको फाइनली जाके सवा 5, साढ़े 5 पे लैंड करना है। तो एक बार तो 5, सवा 5, वो 5 वाले ज़ोन में जस्ट जाके आया है टच करके। मुझे लगता है अभी भी सवा 5, साढ़े 5 एक बार उसको जाना है दोबारा। तो यूएस बॉन्ड यील्ड मुझे तो लास्ट 6-8 महीने में बिल्कुल शक-शुबा नहीं है। चार्ट्स देख के, मुझे कोई इवेंट नहीं मालूम था कि क्या आने वाला है, कि कुछ हम्म, माहौल ऐसे नहीं बन रहे हैं अ, कि रेट कट अब और आ पाएगा। वो एक छोटा-सा करेक्शन था, आ गया। मेरा अभी भी यूएस 10 ईयर का टारगेट, फाइनल टारगेट साढ़े 5, 5.75 भी हो सकता है ऊपर में। और इंडिया के केस में भी मुझे लगता है कि सवा 7, साढ़े 7 तक आप आराम से जा सकते हैं। तो अब वो हालात अब बन गए हैं। देखिए, मुझे तो उस समय रूमर लग रही थी, चार्ट्स देख के हम्म, लग रहा था, लेकिन अब तो न्यूज़ आ रहा है। तो अब देखिए, ये मेरे ख्याल से लगता है कि ये इन कारणों से मुझे लगता नहीं किसी भी बैंक के पास कोई हेडरूम है। रेट कट तो भूल ही जाइए, मुझे तो रेट हाइक लगता है। नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर में 1-2 रेट हाइक यूएस में आने चाहिए, ऐसा तो मेरा मानना है। तो इसीलिए डॉलर इंडेक्स शायद उस चीज़ को थोड़ा-सा दर्शा रहा है, कि भाई ये थोड़ा-सा सेंटिमेंट उस तरफ का बनने लगा है। और उसको प्री पोज़ीशन देखिए कर रहा है। डॉलर इंडेक्स ऑलरेडी वो होने के पहले ही अपने आप को पोज़ीशन करके रखा है, और जब तक रेट हाइक शायद आए तो ये 107-8 हो, ऐसा मेरा मानना हम्म। है। और जी। ये जापान वाला, अच्छा जापान का ही फंडा डोज दे दूं फिर आप चार्ट में आना। जी, जी। 145 के नीचे जाता तो येन कैरी ट्रेड अनवाइंड हो जाती। फिर वहां पे एक नई जी। प्राइम मिनिस्टर आए, वो बहुत ज्यादा लिबरल है, वो बहुत ही मॉडरेट पॉलिसी रखने की पक्षधर है, और उनके जो सेंट्रल बैंक है जापान का, वो रेट बढ़ाने पे लगा हुआ है, बढ़ाया भी उसने 2 बार। अब करेंसी आपकी 160 के करीब खड़ी है। यहां पे कोई चॉइस नहीं है कि आपको रेट हाइक करना पड़ेगा, वरना आपकी करेंसी बहुत लूज हो जाएगी। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह कि इतना ज्यादा इन्होंने प्रॉमिस कर लिया है मिस्टर ट्रम्प के साथ कि हम यूएस में इन्वेस्ट करेंगे 500 बिलियन डॉलर, कितना कितना, तो वो इनके ऊपर एक तरीके से टोलिंग है। तो ये सिनेरियो भी बिल्कुल वैसा दिख रहा है कि इनको रेट हाइक करना पड़ेगा। अभी जुलाई में शेड्यूल उन्होंने कर रखा है, हम जुलाई में बढ़ाएंगे, लेकिन हमको लगता है उससे पहले करेंगे, क्योंकि इतनी वीक करेंसी के साथ आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो ये तो है फंडा डोज। अब आप बताइए चार्ट पे। देखिए, आप ऐसा सोच रहे हैं इस एंगल से, और चार्ट्स भी कुछ वही दर्शा रहे हैं कि देखिए 160 का लेवल आया था इसका 2024 में, ठीक है? हम्म, तो टुवर्ड्स फर्स्ट हाफ। तो अब आपके 24 पूरा निकल गया, 25 पूरा निकल गया, बहुत सारे मौके आए, ये उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया किसी भी कारणों से। तो देखिए, अगेन यहाँ पे अब आपकी एक रेंज बन गई 140 से 160, मिड पॉइंट आ गया आपका 150 पे, लेकिन चार्टिकली 151 पे ज़्यादा बड़ा इन्फ्लेक्शन है, तो इसलिए मैंने 151 को मार्क किया है। तो मेरा थॉट यही है, मेरा भी थॉट इसमें ये है कि ये दो-धारी तलवार बाजार को लटक रही है, इसीलिए मैंने शो के पहले बोला कि एक दो-धारी तलवार है जो लास्ट में मुझे लग रहा है बाजार में लटक रही है। वो ये है कि ऐसा एक मौका आ सकता है, वैसे तो ये इनवर्स कोरिलेशन में चलते हैं, डॉलर इंडेक्स और जेपीवाई थोड़ा-सा इनवर्सली कोरिलेटेड है, बट कभी-कभी डेढ़ 2 महीना बीच में ऐसे मौके आते हैं 3 महीने, जब ये साथ में चल लेते हैं। वो बड़ा डिस्ट्रक्टिव फेज होता है। क्यों? क्योंकि दोनों कैरी करेंसीज हैं, दोनों में बोरिंग हुई पड़ी है, दोनों में ट्रेडर्स की पोजीशन है, बोरो करके कुछ ना कुछ बाइंग सेलिंग कहीं ना कहीं किसी ने की हुई है, किसी ने लोन लिया हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जब तक ये 160 162 के ऊपर डिसाइसिवली ब्रेकआउट नहीं कर रहा है, मुझे लगता है कि ये वापस 150 51 की तरफ आएगा, जिसका मतलब है कि 7-8 8% के करीब येन्स एप्रिशिएट हो सकता है यहां से 7-8%, और साथ के साथ उसी समय 7-8% डॉलर। ये सारा गेम ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, दोनों साथ में चलेंगे तो 3 महीना, 5 महीना हम्म, मैक्सिमम। ये 3-5 महीने में बाजार की बैंड बज सकती है, अगर ये हो गया तो। राइट। ये अभी ताजा-ताजा पका हुआ है, मुझे लगता है सबको यही 2 चीज़ में नज़र रखनी चाहिए अगले कुछ हफ्तों में, कि क्या 160-61 का ब्रेकआउट येन का हो रहा है, तो आप थोड़ी राहत की सांस ले लीजिए, क्योंकि येन जो है डॉलर की स्ट्रेंथ को थोड़ा-सा सेट ऑफ कर देगा। इनवर्स कोरिलेशन चल रहे हैं, येन कैरी ट्रेड थोड़ा उसको टाइम मिल जाएगा, तो डॉलर जो आपको तकलीफ देगा, उसको थोड़ा-सा सेट ऑफ कर देगा। बट अगर हम्म, वो नहीं हुआ और ये भी स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गया टुवर्ड्स 150, तो मुझे लगता है कि वो 3-4 महीने का जो फेज़ होगा, वो हेज फंड इंडस्ट्री जो बोरो करके काम करती है, बड़े-बड़े जो आर्बिट्राज फंड्स होते हैं, जो पैसा बोरो करके बैठे हैं, उनके लिए बहुत तकलीफ होगी, तो बहुत अनवाइंडिंग बाजार में आ सकती है। हम्म। अगर ये दोनों करेंसियाँ अगले 3-4 महीने स्ट्रॉन्ग हो गई, जो कि मुझे लग रहा है कि समीकरण वही बन रहे हैं कि ये दोनों करेंसियाँ अगले 3-4 महीने साथ में स्ट्रॉन्ग होंगी और बाजार को पेन पॉइंट देके जाएँगी। राइट, ये बात बिल्कुल सही बात है। और देखिए बहुत सारी चीजें एक साथ ग्रो अप हो रही हैं। जैसे एक दौर हम लोगों ने देखा कि गोल्ड और इक्विटी दोनों एक साथ चल रहे थे,
तो वो भी दौर होता है कभी कभी बीच में, कलयुग चल रहा है ना, तो कभी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो मैं ये फंडामेंटल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जापान अपनी करेंसी को बहुत वीकन नहीं कर सकता, वहां प्रॉब्लम हो जाएगी। एक लिमिट से ज्यादा आप अपनी करेंसी को वीक नहीं कर सकते अनलेस कि आपने उसको आर्टिफिशियली रोक रखा है। वहां तो रोक नहीं रखा, तो मार्केट ड्रिवन है, तो इतना ज्यादा नहीं हो सकता कि वो इतनी वीक हो जाए कि मुश्किल हो जाए, क्योंकि उनको यूएस में निवेश भी करना है। तो अपनी करेंसी वीक करके वो निवेश नहीं करेंगे कि बहुत ही सस्ता येन है, बहुत महंगा डॉलर है और फिर मैं वहां $500 बिलियन लगाऊंगा। आप समझिए, ये सब बहुत ही टिपिकल, थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन मोटा मोटा समझ लीजिए कि ये करेंसी अब उस जोन में पहुंच गई जहां पे जापान में रेट हाइक करना उनकी मजबूरी हो जाएगी, अदरवाइज फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। खैर एनीवे, अब फटाफट आपको बता दूं कि आप इसमें रोक रोक के पढ़ लीजिएगा। ये डिस्क्लेमर है हमारा कि बाई सेल या होल्ड की कोई भी फैसला आप लेते हो तो वो आपका अपना फैसला होगा। इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम हमेशा कोशिश से करते हैं कि मार्केट में जो भी हम आपको एजुकेट कर रहे हैं उसको आप कॉन्टेक्स्ट के साथ समझें। सरवेन जी, आज हम लोगों ने 6 चार्ट देखे और थोड़ा लंबा शो हो गया है, लेकिन फिर भी एक ब्रीफ समरी बहुत ही क्विक क्या बनती है अब ओवरऑल सब डिस्कस करने के बाद? देखिए, ब्रीफ समरी ये बनती है यहाँ पे कि अगला हफ्ता बहुत अलर्ट रहें, कुछ अच्छे सेलेक्टिव ट्रेड्स भी हैं, दोनों तरफ के हैं और लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स इन स्पेशली इंडियन मार्केट्स, निफ्टी 500 दोनों में अब रिस्क रिवॉर्ड्स धीमे-धीमे खत्म होते जा रहे हैं बेचने के और टुवर्ड्स देयर ज़ीरो लाइन या टुवर्ड्स देयर बुल कंट्रोल एरियाज़ के आस-पास जा रहे हैं, तो वहाँ पे ज़रूर बुल्स वापस आएँगे। और ये ध्यान रखिए कि मार्च का महीना है, तो टैक्स फाइलिंग के समय लोग थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट्स ये वो सब वो अपनी जगह पे वो सब होगा। म्यूचुअल फंड्स भी अपनी एनएवी को डिफेंड करना चाहेंगे, नहीं चाहेंगे कि बाजार बहुत ज़्यादा रेड में इस साल क्लोज़ करके मतलब वो मार्च में उनका बहुत ज़्यादा वो दिखे और वो पैसा जो है वो थोड़ा वहाँ मार्च के एंड में जो भी इस साल का रेसिडुअल पैसा है वो आएगा। तो बाजार को डेफिनिटली मुझे लगता है कि 22,000 के आस-पास बहुत अच्छा एम्युनिशन मिलेगा और वहाँ पे आपको डेफिनिटली फंड वाले एक्शन करते हुए दिखेंगे और मेरा भी फिलहाल मानना यही है इस ब्लू टी-शर्ट के साथ कि वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड्स खत्म होंगे और वहाँ सोचेंगे कि क्या करना है। तो प्रार्थना यही करेक्ट। है कि अगर प्रार्थना करनी पड़े तो सबके हेल्थ के लिए यही कि 22,000 ना टूटे, ऐसा मैं ये प्रार्थना करूँगा। लेकिन देखते हैं कि क्या होता है उस केस में और ग्लोबल सेटअप्स में करेंसीज़ पे ध्यान रखिए। कैरी करेंसीज़ जो है अपनी दुधारी तलवार एकदम तैयार बैठी हैं, शायद काटने के लिए। तो वो अगले फोर्टनाइट में समझ में आ जाएगा तो नेक्स्ट पॉडकास्ट और उसके नेक्स्ट पॉडकास्ट में और क्लैरिटी से इस थॉट को चर्चा करेंगे। बट फिलहाल के लिए एक तलवार जो लटक रही है वो करेंसी और जैसे मैंने बोला रिस्क रिवॉर्ड बेस पे आप देखिए कि 22 अगर रुक जाए तो बहुत अच्छा है। जो सिलेक्टिव ट्रेड्स हमने बोले दिख रहे हैं, जहाँ पे आपको थोड़े बहुत सिलेक्टिव ट्रेड्स मिल सकते हैं, वो आपको मेटल्स है, उस पे ध्यान रखिए। मेरे ख्याल से इतना भी कर लेंगे, तो गए हफ्ते के आपके ठीक-ठाक पैसे बन जाएँगे, अगर बना सकेंगे तो। बस इसमें एक ही कैविएट है कि युद्ध से कहीं कोई किसी तरह खबर आई, उस पे हमारा कोई कंट्रोल, कोई अनुमान, कोई गेस नहीं है, क्योंकि वो अपनी जी, अलग तरीके से चल रहा है। तो वो भी एक बड़ा फैक्टर है जो मार्केट में इम्पैक्ट कर ही रहा है, आगे भी करेगा। सरवेन जी, बहुत-बहुत शुक्रिया और बहुत डिटेल में हमने आज चर्चा की है धन्यवाद। और हमें लगता है कि इससे दर्शकों को काफ़ी फ़ायदा होगा। अगेन रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, तो आपको शो समय पे मिलेगा, अलर्ट मिलेगा, तो आप आराम से सुन सकेंगे। मुझे आपको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीक हम लोग फिर मिलते हैं और देखते हैं कि 22 या 24। थैंक यू सो मच।